अच्छा बेटा देखो, आज का जो मैंने ये सेशन रखा हुआ है वो मैंने रखा ही इसलिए ताकि मैं आप लोगों के सामने, जो मेरा स्टूडेंट है उसने मुझे क्वेश्चंस करके भेजे थे 2024 के। ये वेरिएंट उसने लिखा हुआ होगा कौन सा वेरिएंट है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों के सामने मैं ये डिस्कस करूं पेपर, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा पेपर तो नहीं है खैर। ये आप लोगों के सामने डिस्कस करूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि यार आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में। और आप लोगों को चीज़ें समझानी है बेटा, ज़रा चीज़ों को समझो, मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से होती हैं। देखें, जब एग्जामिनर आपके आंसर्स चेक करता है ना, अभी मैं 8 मार्क की बात कर रहा हूँ। 8 मार्क में एग्जामिनर का और 12 मार्क में एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया उसको मीट करना पड़ता है। ठीक है, आपको भी वो क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। तो जितना जल्दी आप समझ जाए ना कि एग्जाम में मार्क्स किस तरह चुराने हैं, वो उतना फिर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इन योर एग्जाम। देखिए, जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, 8 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर किस तरीके से मार्किंग करता है, आपके पास 3 लेवल्स होते हैं। AO1, AO2 और AO3। AO1 मतलब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, फिर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। इस तरीके से एग्जामिनर चेकिंग कर रहा होता है। 8 मार्क को एग्जामिनर ने किस तरह एलोकेट किया हुआ है। एग्जामिनर ने कहा कि भाई 3 मार्क मेरे इसके, 3 मार्क मेरे इसके, और 2 मार्क इसके। अब ये चीजें क्या हैं? बेटा AO1 आपकी होती है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप बुकिश बातें करते हो, आप बुक के हिसाब से बातें लिख रहे होते हैं, आप टर्मिनोलॉजीज लिख रहे होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो सब नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर जा रही होती है। AO2 जो आपका है वो होती है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये होता है बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा इकोनॉमी को, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। थर्ड जो आपका होता है ना बेटा, वो होता है इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो भी आपने ऊपर बातें की हैं उनको आपने कंपेयर करना है। और कंक्लूजन का मतलब है कि आपने एक जस्टिफाइड जजमेंट की तरफ जाना है कि जी मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट है। खैर ये इसको मैं और डिटेल में भी बताऊंगा जब मैं 12 मार्क की तरफ जाऊंगा। तो 8 मार्क में इस तरीके से बेटा बेसिक मार्किंग हो रही होती है। अब अगर लेट से आपने 2 पेज की सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ही डाल दी है, बेटा वो 2 पेज किसी काम के नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने मैक्सिमम आपको 3 मार्क देने हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम 3 मार्क देगा वो, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो आपका एक बेंचमार्क एग्जामिनर ने सेट कर दिया कि भाई जितने भी बच्चा नॉलेज लिख दे उसको 3 मार्क से ज़्यादा नॉलेज में नहीं मिलेगी। जितनी भी बच्चा एनालिसिस लिख दे उसको 3 मार्क से ज़्यादा एनालिसिस में नहीं मिलेगी। हमारी गलती क्या है कि हम लोग रट्टू तोते की तरह जो चीज़ें क्वेश्चन में नहीं भी मांगी होती हम वो भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो बेटा केस स्पेसिफिक रहे, देखें एग्जामिनर क्या मांग रहा है। ठीक है, तो पहले तो आपका ये बात हो गई कि AO2 किस तरीके से, 8 मार्क किस तरीके से चल रहा होता है। सेकंड पे आए 12 मार्क वाला, कि 12 मार्क वाला किस तरीके से अटेम्प्ट होता है। अच्छा, अब 12 मार्क में ना एग्जामिनर का क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। 12 मार्क में वो AO1 और AO2 को साथ लेके चलता है। ठीक है, यहाँ पे वो कितने मार्क्स देता है आपको? 8 मार्क्स। मतलब 12 में से 8 मार्क इसने एलोकेट कर दिए AO1 और AO2 के लिए। दोनों को साथ लेके चलता है, लेकिन अगर मैं इसको और इन डेप्थ जाके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रही है? 2 मार्क और 6 मार्क। ठीक है, इस जरा एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, 2 मार्क और 6 मार्क, इस तरीके से वो एलोकेट कर रहा होता है। और जो रिमेनिंग आपके पास 4 मार्क होते हैं, रिमेनिंग 4 मार्क किस चीज़ के हैं भाई? इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। अब सवाल, सर मैं कैसे अपने 12 मार्क वाले सवाल को बेहतर बना सकता हूँ? सर मैं कैसे तकरीबन मिनिमम भी 10 मार्क इसके अंदर ले सकता हूँ? देखो बेटा मेरी बात सुनो, आप लोग एक बड़ी आसान सी मिसाल से मैं एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए भाई, मेरे पास 2 बंदे हैं। ठीक है, 2 बंदे हैं मेरे पास। यहीं से किसी का नाम उठा लेते हैं, कौन कौन है। चलो लेट से एक का नाम कवि है, एक का नाम अब्दुल कवि है, और एक का नाम राफे ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये 2 लड़के हैं मेरे पास। एग्जामिनर ने 12 मार्क का मुझसे सवाल पूछा
कहता है कि भाई मुझे ये बता दें कि आपकी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए। एग्जाम्पल है कि आपकी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, कवि है और राफे है। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा गौर से। बेटा मैं 12 मार्क का आंसर अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यार एक कैंडिडेट मेरे पास है जिसका नाम है अब्दुल कवि। अब्दुल कवि की एज, ये एज है एग्जाम्पल, 18 साल है। अब्दुल कवि की हाइट 5 फुट 10 इंच है। अब्दुल कवि का वेट 70 kg है। बेटा ये सब नॉलेज है। जहां पर मैं अब्दुल कवि से रिलेटेड बातें बता रहा हूं, जहां पर मैं अब्दुल कवि की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि भाई ये इसके अंदर बातें हैं, पैदाइशी बातें हैं, इसको हम लोग नॉलेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने वो बताया जी, राफे जो है, राफे का ये पूरा नाम है, राफे की ये एज है, राफे की ये हाइट है, ये इसका वेट है। ये राफे की नॉलेज आ गई। तो बेटा 12 मार्क में आप नॉलेज इतनी ही लिखते हो, आपको इतने, इससे ज्यादा नॉलेज लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने दोनों की फिलहाल नॉलेज दी है, यानी कि मैं अभी कहाँ बैठा हुआ हूँ, AO1 पे। ठीक है। अब सवाल क्या था कि आपकी क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए। अब मैं किधर जा रहा हूँ, AO2 पे। बेटा AO2 के अंदर यानी कि एनालिसिस के अंदर, जब आप अब्दुल कवी के इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखेंगे, आप राफे के इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखेंगे, आपको एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा जी अब्दुल कवी जो है, अब्दुल कवी पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अब्दुल कवी इज़ एन A स्टार स्टूडेंट, और वो जो है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो अब्दुल कवी मैच के दौरान स्ट्रैटेजीज बना सकता है। अब्दुल कवी मैच के दौरान जो है वो अपनी टीम, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर डाल सकता है। हाउएवर, अब्दुल कवी का क्रिकेट में एज जितना एक्सपीरियंस नहीं है। अब्दुल कवी ज़्यादातर पढ़ाई पर टाइम अपना निकालता है। अब्दुल कवी जो है उसमें स्टैमिना नहीं है, वो ज़्यादा लंबा खेल नहीं सकता। बेटा जहां पर मैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूं, वो एनालिसिस कहलाई जाती है। जहां पर मैंने इंडिविजुअल, देखो मैंने कंपैरिजन अभी तक स्टार्ट नहीं किया कि कवि और राफे में कंपैरिजन क्या है। मैंने इंडिविजुअली कवि पर टारगेट किया कि देखो कवि के ये बेनिफिट्स हैं, कवि के ये ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये एनालिसिस है। हाउएवर, राफे जो है, राफे अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम में भी खेल चुका है। राफे के पास प्लान होता है, राफे को पता है किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, ऑलराउंडर है। और राफे जो है वो क्या कहते हैं, ओवरऑल स्टैमिना वगैरह अच्छा है, लंबा खेल सकता है, क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स खेलता है। हाउएवर, राफे अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। अगर राफे क्रिकेट खेलना शुरू हो गया तो एक मसला ये है कि वो अपनी पढ़ाई को इग्नोर करेगा। पढ़ाई को इग्नोर करेगा तो अपना रिजल्ट खराब कर देगा। बेटा ये राफे के इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, समझे। यहां पे मैंने कवि के साथ कंपैरिजन स्टार्ट नहीं किया है। तो जरा बात को समझिएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज। ठीक है। अब्दुल कवि के अपने बेनिफिट्स, अब्दुल कवि के अपने ड्रॉबैक्स क्या है, एनालिसिस। सारे बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हो गए। अब मैं जा रहा हूं किधर, AO3 पे। मैं अब कहाँ जाऊंगा बेटा, मैं जाऊंगा AO3 पे, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। अब जरा बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। अब बेटा मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, कैसे कंपेयर करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर अब्दुल कवी इज बेटर देन राफे, और ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पे राफे इज बेटर देन अब्दुल कवी। और एंड में मुझे अपना देना है जस्टिफाइड कंक्लूजन कि जी मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट है। अब देखो मैं किस तरीके से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं कहूंगा जी कि अब्दुल कवी जो है वो स्टेडियम के पास रहता है, अनलाइक राफे जो कि स्टेडियम से काफ़ी दूर रहता है। तो अगर अब्दुल कवी स्टेडियम के पास रहेगा तो वो टाइम पे पहुंच पाएगा, हालांकि अब्दुल राफे टाइमली बेसिस पे स्टेडियम पे नहीं पहुंच पाएगा, वो लेट होगा ट्रेनिंग वगैरह में। ठीक है। हाउएवर, राफे जो है, राफे अपनी क्रिकेट टीम का भी कैप्टन था, तो उसे पता है कि ग्राउंड में पिच पे किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। और उस कवि को ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। ये मैं कंपैरिजन करूं। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, मेरे हिसाब से राफे शुड बी द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम। क्यों होना चाहिए भाई, फला फला रीजन है, खत्म। यहां पे आपको मिलेंगे कंक्लूजन के मार्क्स। तो बेटा स्टेप्स याद कर लो, नॉलेज, इंडिविजुअल बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, कंपैरिजन, कंक्लूजन, ये आपके स्टेप्स होते हैं 4। समझ रहे हैं बात को बेटा, क्लियर है यहां तक बातें। बेटा फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप पॉइंटर्स को रिपीट कर रही हैं, तो अगर आपको 2 बेनिफिट्स पता है या 3 बेनिफिट्स आपने ऊपर लिखे हैं, तो आप एक बचा लें। ठीक है, ऑलवेज सेव वन, सारी इंफॉर्मेशन ऊपर ना दिया करें।
तो सर आप किसी इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे बता दें किस तरीके से इसे लिखेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक पे बता देते हैं भाई। क्वेश्चन आता है कि यार क्या फिजिकल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। ये 12 मार्क का सवाल है, जहाँ पे वो कहता है कि जी फिजिकल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन। बताइएगा जरा। बेटा देखो, कभी भी 12 मार्क के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है, यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विद एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात पूरी होने दो, फिर पूछ लीजिएगा सवाल। यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विद एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। अगर एग्जामिनर ने आपको एक पॉलिसी दी है तो दूसरी पॉलिसी आपने खुद लिखनी है, जो कि आप मिस्टेक करते हो। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब तक मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे ही नहीं तो मैं कंपेयर क्या करूंगा? मैं किसके साथ किसको कंपेयर करूंगा? कंपैरिजन के लिए दो ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वो चीज़ मिस कर देते हैं। तो आपने फिजिकल पॉलिसी की नॉलेज दी, आपने फिजिकल पॉलिसी की इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दिया, आपने उसकी डायग्राम बना दी, आपने बताया जी फिजिकल पॉलिसी किस तरह काम कर रही है, ये वो शॉर्ट टर्म होती है, फौरन हो जाता है, बट इन्फ्लेशन आती है वगैरह वगैरह। हाउएवर देयर इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव पॉलिसी अवेलेबल। बेटा कभी भी आप 12 मार्क में अगर डिमांड साइड पॉलिसी लिखते हैं तो इट इज़ बेटर टू राइट सप्लाई साइड पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव पॉलिसी। क्यों? क्योंकि फिर देखो कॉन्सेप्ट बदल 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 जाता है ना। एक चीज़ में आप डिमांड को अफेक्ट कर रहे हो, एक चीज़ में आप सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हो। तो फिर एनालिसिस के अंदर आपने ही बताया कि यार देयर इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू दिस एज वेल। सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बताओ। यार देखो मैं ना निकालना शुरू कर दूंगा, मैंने जब बोला है मेरी बात पूरी होने दो, फिर चैट में लिखना। सप्लाई साइड पॉलिसी बताएं, सप्लाई साइड के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स लिखेंगे आप इंडिविजुअल। ठीक है, यहां तक आपका AO2 एंड हो चुका है। फिर आप जाएंगे इवैल्यूएशन में, जहां पर आप फिजिकल को और सप्लाई साइड को कंपेयर करेंगे। आप बोलेंगे जी कि फिजिकल पॉलिसी के अंदर दो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, जबकि सप्लाई में चारों के चारों अचीव हो जाते हैं। हाउ एवर सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, वेयर एज फिजिकल पॉलिसी ब्रिंग शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी, फॉरन से इकोनॉमिक बूम लेके आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आता है वगैरह वगैरह, कंपैरिजन चल रहा है। अब बच्चा क्या करता है इस तरह के क्वेश्चन में, जहां पे उसने बोला कि जी क्या फिजिकल पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन। देखो डिप्लोमेटिक होके खेला करें, थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर लिखा करें अपने कंक्लूजन में। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं उसको किस तरीके से कंक्लूजन लिखूंगा इन ऑर्डर टू कंक्लूड। क्या एक बात मुझे ये बताएं, जब क्वेश्चन उसने दिया था उसने कहीं भी ये बताया था कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ रही है या कॉस्ट पुश आ रही है या मॉनेटरी आ रही है? उसने नहीं बताया ना। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पेट में दर्द है तो पेट के दर्द की गोली खाओगे ना, सर दर्द की तो नहीं खाओगे। तो आप उसको बताएंगे कि यार इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन आई क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन आ रही है कॉस्ट पुश, रिसोर्सेज नहीं है, मामलात नहीं है, और आप पॉलिसी लगा रहे हैं फिजिकल, तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम आ रही है क्या कहते हैं मॉनिटर डिमांड साइड के अंदर, डिमांड पर इन्फ्लेशन आ रही है, और आप जो हैं वो पॉलिसी लगा रहे हैं मॉनेटरी, तो ये इस तरीके से फीजिबल नहीं रहेगी। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, it totally depends upon macroeconomic aims of government, it totally depends upon current economic condition। तो इस तरीके से बेटा आपको आंसर लिखना है कि अगर कॉस्ट पुश है तो सप्लाई साइड लगा दो, डिमांड पुल है तो फिजिकल लगा दो। इस तरीके से आप आंसर लिखते हैं अपना। सर कितने बेनिफिट्स कितने ड्रॉबैक्स, दो दो भी लिख दें बहुत है। तो करेंगे तो इट विल बी जी, इट विल बी वैल्यूएशन। सर 8 मार्क में अगर बेनिफिट पूछें तो एनालिसिस में ड्रॉबैक, वो बेटा फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है लिजबा। सर कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी पे साइलेंट है तो क्या कर लिखेंगे फिजिकल पॉलिसी के बारे में? बेटा देखिए वो साइलेंट कभी भी नहीं होता, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उस टाइम पे। अगर वो आपसे कहता है कि भाई इन्फ्लेशन सॉल्व करनी है तो ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ही आएगी। अगर वो कहता है कि जी डिमांड बढ़ानी है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही आएगी। सर पेपर में केस स्टडी की जगह छोड़नी है? नहीं नहीं नहीं, आप एंड में कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, चलो अब ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़े बहुत आंसर्स। नहीं, रिपीट नहीं होने चाहिए। बेटा हर सवाल पे आपने 45 मिनट देने हैं, सेक्शन बी में 45 मिनट देने हैं, सेक्शन सी में 45 मिनट देने, और ए में आपने आधा घंटा देना है। हाँ सही है, टू वॉट एक्सटेंड वाले का भी बता दें। अच्छा जी, अब देखो बेटा इसने क्या, अब बच्चे ने क्या क्या मसले किए हुए हैं। चलो क्वेश्चन देखो। सवाल कहता है जी असेस वेदर मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी इज लाइकली टू बी बेटर या मोर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी।
अब देखो यहाँ पर वो किन दो पॉलिसी से कंपैरिजन कर रहा है। वो यहाँ पे बेटा कंपैरिजन कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का और सप्लाई साइड पॉलिसी का। उसने आपको लिख के दे दिया कि भाई मॉनेटरी और सप्लाई साइड में से मुझे बता दें इन्फ्लेशन सॉल्व करने के लिए बेस्ट कौन सी। अब देखो एक चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट आपने समझना है कि यहां पर उसने आपको कॉज ऑफ इन्फ्लेशन नहीं बताई। ठीक है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन नहीं बताई है उसने आपको, तो आपने डिप्लोमेटिक आंसर ही लिखना है। तो बेटा मेरे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सबसे पहले आपने इनकी नॉलेज देनी है। ठीक है, फिर आपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखने हैं, इसके भी आपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखने हैं। फिर आपने कंपेयर करना है और फिर आपने कंक्लूजन देना है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब इस बच्चे का आंसर पढ़ें। इसने क्या किया, इसने पहले मॉनेटरी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यार हाँ जी, कि ये देखो मैंने जो है ना एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसमें क्या क्या मामला चल रहे होते हैं, मनी डिमांड मनी सप्लाई वगैरह। इस तरीके से मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ ज़रा। ठीक है, इसने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। सही है, यहाँ पे कि ये चीज़ें देखो बेसिक चल रही होती हैं। पहला प्रॉब्लम जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये है कि ये अपने पैराग्राफ के बाद लाइन नहीं छोड़ रहा। देखो एग्जामिनर के पास टाइम बहुत कम होता है, कुछ मिनट्स ही होते हैं आपका आंसर चेक करने के लिए। अगर आप उसके अंदर इस तरीके से घिचपिच करेंगे और आप लाइन नहीं छोड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपके पॉइंट्स मिस कर जाए, और अगर पॉइंट मिस कर गया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो पैसे वो अपना ये ज़्यादा कागज़ बचाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे ही पैराग्राफ एंड हो नई लाइन छोड़ें, नया पैराग्राफ स्टार्ट करें। अच्छा, और एक और प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो है डायग्राम। देखो आप लोगों का मिसकंसेप्शन अभी तक ठीक नहीं हो रहा कि जी अगर एग्जामिनर डायग्राम नहीं मांग रहा तो हम नहीं बनाएंगे। भाई क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे डायग्राम, आप बनाएंगे डायग्राम। मांगे ना मांगे आपने डायग्राम बनानी है। समझ गए बात को, उसको अपने जहन में ना बस दफन कर लो, गाड़ दो कि हाँ भाई हमने डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पर अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहा है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी की डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और मसला ये भी है कि यहाँ पर ना बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स काफ़ी वीक लिखे हुए थे उसने, मतलब उनको सही तरह डेवलप नहीं किया हुआ था। तो बेटा जो जिनके पास नोट्स हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपको सब सारे नोट्स में दिए हुए हैं, तो वहीं से आप पढ़ें, वहीं से देखें किस तरीके से लिखा हुआ है और उसको आपने फिर प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। अच्छा फिर ये आ गया सप्लाई साइड पॉलिसी के ऊपर। ठीक है जी, सप्लाई साइड पॉलिसी के ऊपर आ गया। सप्लाई साइड की नॉलेज दी, सप्लाई साइड के बेसिक बेनिफिट्स एंड डायग्राम्स बनाए। देखो 12 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है ना, 12 मार्क वाले क्वेश्चन में कोशिश किया करें कि ये डायग्राम ना बनाएं फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। 12 मार्क वाले क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि आप ये LRAS की डायग्राम बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है और आपको ये डायग्राम बनानी चाहिए इन योर 12 मार्कर। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं भी आऊँगा। अच्छा सही है, तो इसका पूरा इसके हिसाब से एनालिसिस और AO1 AO2 सब पूरा था। अच्छा अब देखो ये जो बात इसने लिखी हुई है ना कि यार सप्लाई साइड पॉलिसी में प्राइस स्टेबिलिटी भी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, आपके पास GDP भी बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अचीव हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है। देखो ये बेहतर है कि आप इसको यूज़ करें कहाँ पे, कंपैरिजन में। और कंपैरिजन किधर इवैल्यूएशन। इसके आंसर में इवैल्यूएशन कहीं नहीं है, मतलब एज सच नुमाया नहीं हो रही है, लिखी हुई तो है इसने लेकिन नुमाया नहीं हो रही। यहां पर आपको कंपेयर करना है बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। अब जो बच्चा मुझसे पूछा था कि सर पता कैसे चलेगा कि हमने एक्सपेंशनरी बतानी है कि कॉन्ट्रैक्शनरी बतानी है, बेटा टू सॉल्व इन्फ्लेशन है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी आप बताएंगे। अब कंपैरिजन की बारी आती है, आप कंपेयर करेंगे। आप जब कंपेयर करेंगे तो किस तरह कंपेयर करेंगे कि जी सप्लाई साइड में चारों ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, डिमांड साइड में चारों ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे, लेकिन डिमांड साइड फॉरन से इम्पैक्ट लेके आएगा, सप्लाई साइड काफ़ी टाइम खींचता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, मशीनरी वगैरह लाने के अंदर इतने जल्दी इफेक्ट नहीं आ रहा होता, बहुत लंबा अरसा लेता है वो। मेरे हिसाब से effectiveness ऑफ पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन would डिपेंड अपॉन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, उसने यहाँ पे देखो वही मेरा वाला कंक्लूजन लिखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉज का मतलब कि पीछे रीजन क्या है इन्फ्लेशन आने के। अगर तो पीछे इन्फ्लेशन आने का रीजन मनी सप्लाई है या इंटरेस्ट रेट है, गो फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। अगर कॉस्ट वाले रीजंस हैं तो गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। तो मेरे हिसाब से बेहतर क्या है कि दोनों को साथ लेके चला जाए। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। समझ रहे हैं बात को, तो इस तरीके से कंक्लूजन दिया जाता है। तो ये आंसर एक एवरेज आंसर था, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर ये नहीं था। मैंने तभी इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे। ये बच्चा भी पहली पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था, इज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन पहली बार अटेम्प्ट कर रहा था।
जाहिर है मिस्टेक्स पर सब करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की डायग्राम एनालिसिस या नॉलेज में एनालिसिस बेटा, उसके साथ आप लिंक करेंगे ना, कंपेयर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट आ रहा है आपके पास। इस आंसर पे आपके हिसाब से कितने मार्क्स होने चाहिए? लिखे हुए हैं बेटा मार्क्स मेरे हिसाब से कितने होने चाहिए। ऊंच नीच हो सकती है जाहिर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मार्क्स बनते हैं। अच्छा अब 4A पे आओ। Explain with the help of a diagram how a policy of expenditure dampening in an economy would affect aggregate demand, prices, and output of that economy in that economy. देखो बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इस बच्चे ने नॉलेज ही नहीं दी कि व्हाट एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी इज। ठीक है, उसने बताया ही नहीं है कि व्हाट हमारा करंट अकाउंट इज। उसने ये बात आपको बताई ही नहीं है कि आपकी डैम्पनिंग पॉलिसी के अंदर कौन कौन से आप टूल्स लेके चलते हैं, आप कौन कौन सी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो नॉलेज तो गई, 3 मार्कों का बेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आगे दी हो तो वो अलग बात है। इसने हाँ थोड़ी बहुत इसने दी हुई है नॉलेज ना। अच्छा और एक बात दूसरी ये कि बेटा डायग्राम से कभी भी आप अपना आंसर स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोग डायग्राम से आंसर स्टार्ट नहीं करते, ना ही आप डायग्राम से अपना आंसर को एंड करते हैं। आप हमेशा अपने डायग्राम को एक आध पैराग्राफ लिखने के बाद बना लो, भले सारी सात बना लो जितनी बनती है, लेकिन कभी भी डायग्राम से आंसर स्टार्ट नहीं होता। इसने देखो कोई नॉलेज नहीं दी हुई, इसने डायरेक्टली क्या स्टार्ट कर दिया कि भाई डैम्पनिंग पॉलिसी से ये होगा, ये फायदे हैं, ये नुकसानात हैं, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, किस तरीके से इनकम वगैरह पे अफेक्ट करती है, स्पेंडिंग पे अफेक्ट करती है, ये वो। अब देखो इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट है, इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट है और इसके अंदर 5 मार्क नहीं आएंगे, इसके अंदर कम से कम भी इसको 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखो ज़रा, फर्स्टली ये सारी बातें उसने बता दी। इसने इम्पैक्ट तो बताया है कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट आएगा, इसने बताया इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लोगों पे क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इसकी नॉलेज का पार्ट पूरा मिसिंग है। ठीक है। इन कंक्लूजन, दिस पॉलिसी सॉल्व इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस एंड अचीव्स गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, एग्रीगेट डिमांड जब बेटा आपके पास कम होती है तो प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो जाती है, लेकिन जीडीपी लेवल गिरता है। अच्छा, टू इंक्रीज overall GDP to decrease, hence making this policy effective in the short run but ineffective in the long run, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर तो फॉरन इम्पैक्ट आ जाता है, लॉन्ग रन के लिए हार्मफुल होता है। एक और बात इसको यहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी कि ये पॉलिसी इन्फ्लेशन तो सॉल्व करती है, एट द सेम टाइम बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो होता है उसको भी सॉल्व करता है। तो ये आंसर काफ़ी एक वीक आंसर था मेरे नज़र में, और मुझे इतना ज़्यादा इसको मार्क करते हुए मज़ा आया नहीं, ना पढ़ते हुए मुझे मज़ा आया। तो इस तरीके से बेटा आपने आंसर नहीं लिखना। सर इवैल्यूएशन में डायग्राम बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। कितना टाइम स्पेंड होना चाहिए बेटा? 45 मिनट्स पार्ट ए और बी दोनों। 45 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं जाना। प्राइजेस मैक्रो में लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, इसने लिखा हुआ है ग्राफ में। नहीं नहीं बेटा प्राइस ही आएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो आप इन्फ्लेशन से लिंक कर रहे हो ना। अच्छा अब देखो ये डैम्पनिंग और स्विचिंग पॉलिसी का सवाल आ गया। इन एन इकोनॉमी विद लार्ज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिएगा बेटा, जब हम लोग डैम्पनिंग और स्विचिंग पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं तो ये बात आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है कि किस तरीके से आपकी एग्रीगेट डिमांड पे दोनों अफेक्ट कर रहे होते हैं। और इसका भी मैंने आपको कंक्लूजन सिखाया हुआ है कि यार अगेन इट डिपेंड्स अपॉन करंट इकोनॉमिक स्टेट। अगर तो आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है और आपके मुल्क में रिसेशन चल रहा है, गो फॉर स्विचिंग पॉलिसी ताकि लोग डोमेस्टिक पे स्पेंडिंग करना स्टार्ट करें और डोमेस्टिक को बूम दिलवाएं। हाउएवर अगर आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, एट द सेम टाइम देयर इज इन्फ्लेशन इन योर इकोनॉमी, तो गो फॉर एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या रिड्यूसिंग पॉलिसी। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को लेक्चर के टाइम पे बताई हुई हैं। तो वो कहता है कि भाई स्विचिंग और डैम्पनिंग पॉलिसी का मुझे बता दो। स्विचिंग और डैम्पनिंग पॉलिसी का मुझे बता दो, दोनों में से क्या बेहतर है। जब आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। देखो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कर दी है कि आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट भी आ रहा है, ठीक है, और आपके पास इन्फ्लेशन भी आ रहा है। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी सॉल्व होता है, इन्फ्लेशन भी सॉल्व होता है? बेटा वो है डैम्पनिंग पॉलिसी। ठीक है, वो ये वाली पॉलिसी है। एग्रीगेट डिमांड कम होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कम हो जाएगा डेफिसिट वाला, और प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ जरा।
एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी के बारे में आपने बता दिया। यहाँ पे देखो वीक बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ये मैंने बात यहाँ पे लिख दी है, वीक बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अच्छा अब देखो इसने प्रॉब्लम यहाँ पे क्या की, कि उसने जब स्विचिंग की बात की ना, डायग्राम नीचे बना रहा है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाली। तो बेटा देखो, आप अपने आंसर को खुद देखो कि आप क्या कर रहे हो। यहां पर आप पॉलिसी लगा रहे हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और आप डायग्राम बना रहे हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट वाली, जहां पर आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका जो वो है क्या कहते हैं पोटेंशियल है वो बढ़ रहा होता है। बेटा यहाँ पर सिंपल एग्रीगेट डिमांड की डायग्राम बनेगी ये वाली। एग्रीगेट डिमांड आपकी राइट वर्ड चली गई, बस ये डायग्राम आपने बनानी। तो इतना ज्यादा बेटा ओवर थिंक ना किया करें अपने एग्जाम में। ये डायग्राम है, ये इररेलेवेंट डायग्राम है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। देखो मार्क्स कटेंगे तो नहीं, लेकिन मिलेंगे भी कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाए डैम्पनिंग पॉलिसी पे, और डैम्पनिंग पॉलिसी की आपने डायग्राम नहीं बनाई हुई। ये भी एक मसला आ गया आपके पास। सही है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स इंडिविजुअल आपने लिखने ही है एनालिसिस में, भले कुछ भी हो जाए। सही है। अच्छा अब आ जाए इवैल्यूएशन पे और कंक्लूजन पे, जहां पे मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। जो मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि यार इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कि भाई अगर तो इन्फ्लेशन है, और अगर आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, गो फॉर डैम्पनिंग पॉलिसी। अगर रिसेशन है और आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, तो गो फॉर स्विचिंग पॉलिसी। अब यहां पर उसने आपको केस में लिख के दिया हुआ है क्या हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इस बच्चे ने कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, इस बच्चे ने कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी इज अ बेटर पॉलिसी, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसने बोला स्विचिंग पॉलिसी लगा दो एक ऐसे मुल्क में जहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है और इन्फ्लेशन आ रही है। ये बड़ा गलत है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इससे तो बेटा एडी बढ़ता है ना, तो इन्फ्लेशन और आएगी आपके पास। तो क्वेश्चन को जरा समझें। कंक्लूजन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप ये बोलें कि 2+2 = 5। ये मतलब नहीं होता कंक्लूजन का। कंक्लूजन का मतलब होता है क्वेश्चन के हिसाब से जरा जस्टिफिकेशन तो दो, वो क्या मांग रहा है। अब यहाँ पे आपकी जस्टिफिकेशन ही गलत हो गई कि भाई मेरा तो एडी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेटा जब एडी बढ़ेगा तो आपके तो प्राइसेस और बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन और आएगा आपके पास। समझ रहे हैं बात को। तो बेटा यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं। हम्म। अच्छा सर, इन 45 मिनट, अबे यार अब देखो किस तरह के सवाल पूछ रहे हो कि 45 मिनट में क्या करें क्या नहीं करें। यार अब ये तो आपकी राइटिंग स्पीड पे है ना। बेटा ये देखो, ये सेशन इन बातों के लिए नहीं है कि मैं कितने मिनट किस सवाल पे लगाऊं। इस तरह नहीं होता। आप लोग जरा देखें ना इस चीज़ को। 45 मिनट, 20 मिनट पार्ट ए को दे दो, 25 मिनट पार्ट बी को दे दो, 15 मिनट पार्ट ए को दे दो, 30 मिनट पार्ट बी को दे दो। इतना सर, इफ जजमेंट वाला पॉइंट गलत है लेकिन उसे एक्सप्लेन क्लियरली किया हो कि इस पॉइंट के फेवर में क्यों लिखा है, तो बेटा वो बात ही गलत हो गई ना। भाई आप 2+2 5 को जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना आप। सर सेक्शन ए में एप्लीकेशन करनी होती है। जी बेटा आपको एप्लीकेशन करनी होती है। सर वीक बेनिफिट से मतलब क्या है? नहीं देखो, वीक बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि वो इररेलेवेंट है। वीक बेनिफिट का मतलब ये है कि उसने डेवलप सही तरह नहीं किया हुआ। जब आप अपने पॉइंट को डेवलप सही तरह नहीं करते हो ना, तो फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते। आपने डेवलपमेंट ही गलत की हुई है। सर अभी जो आपने फॉर्मेट बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपैरिजन इज फॉर 12 मार्क्स, जी इज फॉर 12 मार्क्स। सर टू व्हाट एक्सटेंड वाला समझा दें बेटा, वो अगर इसमें आया तो मैं बता दूंगा, वरना मैं आपको अलग से बता दूंगा, फिक्र नहीं करो। सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो टू व्हाट, हाँ तो सही है छोड़ो। यानी कॉजेज एंड इफेक्ट जी। आगे आओ, आगे क्या कह रहा है वो। अच्छा अब ये अक्टूबर नवंबर 2024 का सवाल है। अब बस बेटा अब जरा चैट बंद कर दो, मुझे नए क्वेश्चन की तरफ जाना है। 8 मार्कर का फॉर्मेट मैं बता चुका हूँ, आप लेट आई होंगी। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन 2 methods of protectionism in international trade and consider which of these is likely to have bigger impact on employment and output in the economy which imposes them। अच्छा, क्या कह रहा है जी?
कह रहा है कि मुझे प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बता दो। देखो, अब आपको अपने सवाल को तोड़ना आना चाहिए। जो हम भाई हमारे पास पेपर सेशन चल रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को तोड़ना ही तो सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल को तोड़ते हैं, किस तरीके से अपने मार्क्स को खुद आपने एलोकेट करना है, बैठ के आपको समझ आनी चाहिए। तो वो तो हमारे जैसे जैसे पास पेपर इंशाल्लाह होते रहेंगे, ये चीज़ें आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आती रहेंगी। आपको इधर नॉलेज देनी थी कि यार प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है सबसे पहले। यहाँ पे उसने वो चीज़ नहीं लिखी हुई। नॉलेज ही आप लोग गायब कर देते हैं। आपको बताना है प्रोटेक्शनिज्म क्या है, आपको बताना है कि कितनी तरह की प्रोटेक्शनिज्म हो सकती है, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो वगैरह, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे, बेसिक बातें बताएं। फिर कहता है कि यार कंसिडर विच ऑफ दीज इज लाइकली टू हैव द बिगर इम्पैक्ट। मतलब जो आपने ऊपर बातें बताई हैं, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो वगैरह, इनमें से किसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो आपकी जो इवैल्यूएशन है वो उस बेसिस पे जाएगी। आपने देखो टैरिफ के बारे में बताया, आपने टैरिफ की इंफॉर्मेशन दी, आपने कोटा के बारे में बताया, बट आपने डायग्राम नहीं बनाई। आपने डायग्राम ही नहीं बनाई, आप डायग्राम ही खा गए। तो बेटा इनके एक एक बेनिफिट, एक एक ड्रॉबैक इस तरीके से ज़रा बताने होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसने कहा जी मेरे हिसाब से इफ डिमांड इज इलास्टिक देन टैरिफ आर अ बेटर ऑप्शन एज अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट वुड बी हायर अलाउइंग ओवरऑल हायर आउटपुट एंड जनरेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर टैरिफ। अब देखो बात, इसने पीछे क्या लिखा हुआ है कि अगर डिमांड इलास्टिक है, अगर डिमांड इलास्टिक है तो उससे आपके पास जो है वो रिडक्शन इन इम्पोर्ट हो जाएगी, ज्यादा होगी क्योंकि डिमांड आपकी इलास्टिक है। वेरी गुड। लेकिन ये देखो क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एंड जनरेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर डायरेक्ट वुड अलाउ गवर्नमेंट टू स्पेंड इट्स टैक्स रेवेन्यू ऑन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सच एज हाई वेजेस। यार मुझे एक बात लॉजिकली सोच के बताओ, एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, उस पर टैरिफ लगता है, उसकी प्राइस बढ़ती है, और क्योंकि वो इलास्टिक डिमांड है इसका मतलब है कि आई हैव ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल ना। तो मैं क्यों खरीदूंगा भाई, अगर डिमांड ही इलास्टिक है तो। और अगर मैं खरीदूंगा नहीं तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैसे जमा होगा भाई। टैक्स रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ आपका इन इलास्टिक डिमांड में जमा होता है। अगर वो इस बात को इधर ऐसे लगता, ऐसे लिख देता, एंड इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, तब आपकी डिमांड जो है वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू कमा लेती और वो मुल्क पे स्पेंड कर देती। ठीक है। ये कहानी बेटा जरा समझें इस चीज़ को, आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं होता, आप लोग भंग पी के जाते हैं एग्जाम देने। तो ये चीज़ों को जरा देखें, समझे बात को। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे। इसकी एक और भी फाइल है और आपने बताना है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, आपने जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी की इसने मुझे एक और फाइल भी भेजी हुई है, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। अच्छा सर, कैन वी यूज ऑन गोइंग यूएस, बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कौन सा ईयर है बेटा हमारे पास। सर ये दोनों फाइलें ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। यार मैं बेटा पहले बच्चे से पूछूंगा, क्योंकि देखो मैंने जो ये सेशन रखा है ना उसके आंसर्स पढ़ने के लिए, वो मैंने उससे पहले पूछा है, उसके बाद मैंने जो है ना वो आप लोगों के लिए सेशन रखा है। मैं उससे पहले परमिशन ले लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। एक्सप्लेन थ्री कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर विच कॉज इज लाइकली टू बी मोस्ट डैमेजिंग टू अ हाई इनकम इकोनॉमी। कहता है कि जी मुझे तीन तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट बता दें, बहुत सारी हैं, फ्रिक्शनल है, सीजनल है, सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है, और फिर आपने बताना है कि डैमेजिंग कौन सी है। अब देखो, जब वो तीन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मांग रहा है तो आपके नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा डिफाइन व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जिन तीन के बारे में आप बात कर रहे हैं उनको आपने डिफाइन करना है। ठीक है। उनको आपने डिफाइन करना है। जैसे कि अगर आप सिक्लिकल के बारे में बात कर रहे हो, स्ट्रक्चरल के बारे में बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपने उनको डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज नॉलेज पार्ट। ठीक है। एनालिसिस में आप बताएंगे कि हाउ कैन दे बी डेंजरस, हाउ कैन दे अफेक्ट योर इकोनॉमी। आपने फ्रिक्शनल का बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। आपने सीजनल का बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन बता दिया। आपने यहां पर क्या प्रॉब्लम की, आपने जी पैराग्राफ नहीं बनाया। ठीक है, फ्रिक्शनल है, सीजनल है, और ये स्ट्रक्चरल आ रहा है, ये स्ट्रक्चरल आ रहा है।
मैं रेकमेंड करता हूँ कि बेटा वो पॉइंट लिखो जिसके अंदर आप डिटेल लिख सकते हैं। अब इस बच्चे ने सीजनल लिखा हुआ है, पॉइंट ठीक है, पॉइंट गलत नहीं है, बट मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी जगह पे सिक्लिकल लिख लो, ताकि आप डायग्राम भी बना सको, एग्जाम आंसर में खूबसूरती भी आ जाए। अब देखो इस बच्चे के 6 मार्क हैं। कोई बंदा अगर दूर से इसका पेपर देखेगा ना, उसको कंक्लूजन दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बेटा उसका कंक्लूजन शुरू हो रहा है यहां से, इसने पैराग्राफ नहीं बनाया हुआ। अगर मैं एग्जामिनर होता जिसको एक पेपर चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट मिलते हैं, मैं शायद इसको 6 मार्क ना देता, मैं इसको 4 मार्क पे कहानी एंड कर देता। रीजन क्या है? पैराग्राफिंग, जो कि पता नहीं कितना मुश्किल चीज है समझना, कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि पैराग्राफिंग भी करनी होती है। इसने क्या लिखा हुआ है कि जी मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल इज द मोस्ट हार्मफुल वन। बिल्कुल ठीक है, देखो जस्टिफिकेशन करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो नजर भी तो है, समझे बात को। जस्टिफिकेशन यहाँ पे अलग से उसने लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने मार्क्स दे दिए। ये आपकी जस्टिफिकेशन लिखी हुई है, और ये सही पॉइंट है, ये आंसर अच्छा था कंपैरेटिवली। असेस वेदर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड आर द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन अ हाई इनकम कंट्री। अब बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के अलावा तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो मैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ क्यों जाऊं? बेटा आप क्यों नहीं जाएंगे ऑल्टरनेटिव अप्रोच की तरफ? आपको अब 10 कितने दिन रह गए, मेरे ख्याल में महीना भी नहीं है। तो आपको अब इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना किस तरीके से आंसर लिखते हैं। कहता है जी अगर मेरा एडी बढ़ता है, क्या ये बेस्ट तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का इन अ हाई इनकम कंट्री? अब देखो आप यहाँ पे हाई इनकम कंट्री की नॉलेज डाल सकते हो, आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की नॉलेज डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो हैं वो चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, आगे किस तरीके से इसने आंसर लिखा हुआ है जी? आपने इसने यहाँ पे नॉलेज नहीं दी हुई वापस से कि व्हाट इज हाई इनकम कंट्री, की हाई इनकम कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा होता है, जॉब्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, एजुकेशन होती है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें इसने यहाँ पे नहीं लिखी। अच्छा, चलो खैर, लिखना इसने स्टार्ट किया। 12 मार्क के सवाल में मैंने आपको बताया कि हमेशा आपने एल आर एस बनाना है, ताकि देखो आप बहुत सारी चीजें एक साथ शो कर सकते हो ना, आप कंडीशन शो कर सकते हो। आप बोलो जी मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है यहाँ तक, फिर आप हाइपर में घुस गए, तो ये आपके फिस्कल के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स इंडिविजुअल चल रहे हैं, ठीक है। ये कहानी आपने बताई है। हाउएवर इन द लॉन्ग रन इट बिकम्स हाइपर इन्फ्लेशन। इसने लिख तो दिया कि इट बिकम्स हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है उसके पास। तो एविडेंस के लिए बेटा हमेशा 12 मार्क में ये डायग्राम बनाया करें, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव मेथड के ऊपर आया ये। मैंने आपको बताया हमेशा कि जब भी एक पॉलिसी अगर डिमांड साइड चल रही है तो ऑल्टरनेटिव सप्लाई साइड होनी चाहिए, क्योंकि देखो मॉनेटरी और फिस्कल इन दी एंड दोनों एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं, तो एज सच कोई नई चीज नहीं आएगी। तो गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच। इनकी डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ी सी वीक है, जो मैंने आपको बताया हुआ है, डायग्राम्स की, पॉइंटर्स की। डायग्राम इसने यहाँ पर नहीं बनाई हुई सप्लाई साइड की, जहाँ पे इसको चाहिए था कि ये एग्रीगेट सप्लाई को ऐसे शिफ्ट करके दिखाता। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बातें करता, मशीनरी की बातें करता, ट्रेनिंग एजुकेशन की बातें करता, और ट्रेनिंग को लिंक करता अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, एजुकेशन को लिंक करता, स्किल्स डेवलपमेंट को लिंक करता है सप्लाई साइड के साथ, मोबिलिटी के साथ। हाउ एवर एजुकेशन टेक्स टाइम, स्पेंडिंग टेक्स टाइम, गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो इसके अंदर एनालिसिस में कहीं पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कहीं पे थोड़ा सा बिलो एवरेज लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको कंपेयर करना चाहिए था दोनों पॉलिसीज को, फिजिकल एंड सप्लाई साइड, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की। आपने कंक्लूजन दे दिया कि भाई द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो खुद एक बात सोचो ना, अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो तो फिजिकल पॉलिसी से ही हल हो सकती है, वो उससे थोड़ी हल हो सकती है, क्या कहते हैं, सप्लाई साइड से। या स्ट्रक्चरल जो है वो आपकी सप्लाई साइड से हल होती है, जैसे कि ट्रेनिंग आपने दी, आपने एजुकेशन दी, आपने स्किल्स दी हैं, वो डिमांड साइड पॉलिसी से हल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको डेवलप करना है कि यार किस टाइम पे कौन सी पॉलिसी बेहतर है, और तो इसका मतलब क्या है कि हमें साथ लेके चलना चाहिए पॉलिसीज को। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट एम्स, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। भाई अगर मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है तब क्या करूंगा? तब मुझे फिजिकल पॉलिसी तो नहीं लेके चलनी है, तब मुझे सप्लाई साइड लेके चलनी है, ठीक है, अगर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो। मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बेटा ये चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। अच्छा सर, 12 मार्क में तो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन आता है, नॉलेज तो 8 मार्क में भी आता है, 8 मार्क में आता है बेटा। ज़मीन दीन, अगर मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ,
बेटा 2023 के बाद से पेपर पैटर्न में चेंजेस आई हैं। एग्जामिनर ने 12 मार्क में भी नॉलेज नॉलेज डाल दी है, 2 मार्क की, जो कि मैक्सिमम मतलब तकरीबन 2 से 3 मार्क की नॉलेज होती है 12 मार्क में। ये नया पेपर पैटर्न के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, पुराने पेपर पैटर्न को छोड़ दो, 2023 से पीछे वाले पेपर आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सर स्ट्रॉन्ग डेवलप पॉइंट में क्या इंक्लूड कर दें? बेटा देखो, स्ट्रॉन्ग डेवलप पॉइंट के अंदर ना उसको एक्सप्लेन करो प्रॉपरली। ठीक है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि भाई आपको बस खांसी हो रही है, ये खा लो। बेटा वो एक्सप्लेन करता है खांसी हो क्यों रही है, खांसी आने के पीछे वजह क्या है। अगर तो बहुत सिवियर खांसी है, बोलेगा जाओ अल्ट्रासाउंड करवाओ, फिर मुझे ला के बताओ। रिपोर्ट जब आती हैं आपकी, तो वो ऐसे ही लिखी हुई होती है कि हाँ भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट आती है कि भाई ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ये सेल इतने होने चाहिए, ये इतने हैं, तो अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, इस तरीके से डेवलप करते हैं पॉइंट को। सर डायग्राम आंसर के एंड में नहीं बनानी चाहिए बेटा, किसी सूरत नहीं, किसने बताया आपको ये बात? तो वेब सर प्लीज़ क्लास की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मैं कर दूंगा बेटा। सर सप्लाई साइड एक्सपेंशनरी पॉलिसी में कौन से मेजर लेते हैं, जैसे इंक्रीजिंग इन एजुकेशन स्पेंडिंग और सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शनरी, देखो कॉन्ट्रैक्शनरी सप्लाई साइड पॉलिसी कोई नहीं होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं, मिनिमम वेज लगा देते हैं, लेकिन वो मुल्क को नुकसान देता है, वो हार्मफुल होता है, प्रोडक्शन खराब हो गई ना आपकी। उस पॉइंट पे एज सच ये पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। सर 8 और 12 मार्क की चीज़ें रिपीट हुई तो मसला है, जैसे बेटा बिल्कुल मसला है, क्यों रिपीट हो रही है, नहीं होनी चाहिए। बेस्ट आंसर्स इन द ग्रुप, बेटा कोई भी बच्चा आंसर लिखता है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सर मैंने आपके इकोनॉमिक सपोर्ट ग्रुप पे अपना आंसर अटेम्प्ट भेजा था, वो चेक कर सकते हैं। देखो बेटा, आप मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर दूं, जो आप लोग मुझे आंसर्स भेजते हैं सपोर्ट ग्रुप वाले, देखें जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है मेरा अपना बच्चा पहले, जो मुझे आंसर भेज रहा है, जो मुझे चेक करने के लिए देता है। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी वो है, बिल्कुल मैं ऑनेस्टी के साथ, मतलब ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं तो आप लोग जो मुझे आंसर्स भेजते हैं, हाँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कमिटमेंट कोई नहीं कर सकता। सर 8 मार्कर में इवैल्यूएशन में कंपैरिजन कैसे? नहीं, 8 मार्कर में वो कंपैरिजन नहीं होता, वो डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। जब आप पास पेपर्स अभी हम लोग करेंगे तो मैं आपको पूरे पूरे लिख के दूंगा। सर इफ हम डिमांड साइड के बेनिफिट लिखते और उस पैरा के बाद हाउ एवर लिख के उसका ड्रॉबैक लिखें और बताएं कि सप्लाई साइड पॉलिसी में ये इशू इस तरह सॉल्व होगा, तो बेटा मतलब इसका यही है ना कि आप लोगों को जब मैंने एक चीज़ बताई है कि आपने कंपैरिजन सिर्फ इवैल्यूएशन में करनी है, तो आप क्यों उसको ऊपर लेके जा रहे हो? ज़रा बेटा चीज़ों को समझा करें, सुना करें। ये इशू इस तरह सॉल्व होगा तो सप्लाई साइड, तो ये तो इवैल्यूएशन हो गई ना, ये तो कंपैरिजन हो गया। जमीन दीन सर डिमांड साइड पॉलिसी वर्क कर सकती है अगर डिमांड के साथ सप्लाई ना बढ़े? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी ना। मतलब आपके पास रिसोर्सेज है नहीं और आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तब आपके पास खतरा है। लेकिन अगर रिसोर्सेज बहुत पड़ी हुई हैं और फिर डिमांड बढ़ रही है, तब कोई मसले वाली बात नहीं है। सर डिमांड साइड पॉलिसी वर्क कर सकती है अगर डिमांड, हाँ तो बता दिया मैंने ये। अच्छा, तो बेटा आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। दूसरा, जितने भी मेरे बच्चे अभी यहाँ जो मेरे मतलब अपने रेगुलर ग्रुप वाले हैं, बेटा मॉक की डेट में अनाउंस करूंगा। नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रॉब्ली आपकी 4 क्लासें हो जाएंगी वीक में, हमने पास पेपर्स पे अब जान मारनी है। 4 4 क्लासेस आप लोगों की शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा क्या है आयशा यासीन, ऑलरेडी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू फिजिकल पॉलिसी एंड वन बेटा समझ नहीं आया मुझे आपने क्या लिखा है। सर प्लीज़ एक प्रॉपर आंसर डिक्टेट करवा देंगे आप फॉर 8 एंड 12 मार्क? बेटा देखो डिक्टेशन में पूरी क्लास मेरी निकल जाएगी। मैं आप लोगों को आंसर्स पूरे पूरे अभी लिख के खुद दूंगा, मतलब मेजोरिटी 50% आंसर मैं लिख के दूंगा, बाकी 50% आपने लिखना है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे एक्चुअली सारे पार्ट नहीं मिले मुझे 2023 के पेपर के पॉसिबल, तो बेटा यूट्यूब पे ना जाए ना, आपके पास ड्राइव का एक्सेस है तो सही। आप तो ग्रुप में है ना रेगुलर, ड्राइव पे सारे पेपर्स अपलोडेड हैं। सर मैथ्स का पेपर और इकॉन P2 एक दिन है, तो आखिरी दिन नोट्स पढ़ूं या ऐसे ही तैयारी करूं? बेटा जनरली ऊपर ऊपर से देख लें। सर ये रिपोर्ट बेटा बिल्कुल कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सेंड ग्रुप में। सर टॉपिकल पास पेपर्स करना चाहिए इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे आप 2024 का सवाल करें। आप लोगों ने तो जाकिर नाइक बना दिया मुझे भाई, बस थोड़ा रुक तो जाओ। सर आप सैम्पल आंसर बना के दें बेटा, वो जो बच्चे रेगुलर ग्रुप में हैं उनको मिल जाएंगे। इन्फ्लेशन और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिजिकल पॉलिसी यूज़ हो सकती है वर्सन प्रॉब्लम। बेटा इन्फ्लेशन है और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। क्योंकि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से प्राइसेस कम होती हैं, प्राइस बढ़ती नहीं, तो इट इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल। इन केस अगर आप ऐसे कहें जी कॉस्ट पुश की तरफ से आ रहा है, तो वो अलग बात है। बेटा इस बार की मैं भी बताऊंगा, वर्कशॉप में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले जी।
सर केस स्टडी में 6 मार्क वाले का पैटर्न क्या है बेटा, वो तो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें कोई सच डिफरेंस नहीं है। 8 मार्क वाले का छोटा भाई है। ठीक है। एक एक बेनिफिट, एक एक ड्रॉबैक, कंक्लूजन, बस यही आपका तरीका है। सही है जी। चलें बेटा, मेरी A2 की क्लास है, मुझे A2 स्टार्ट करना है। जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये केस बड़ा समझ आया होगा। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज़।